चलिए आज एक और विदेशी आक्रांता के बारे में जानते हैं जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। मध्यकालीन भारत में अगर देखें तो 3 आक्रांता बहुत ही प्रसिद्ध हैं और प्रमुखता यही हैं। पहला मोहम्मद बिन कासिम, जिसे आप जानते हो कि भारत में यानी कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में सबसे पहले जजिया लगाया था, ब्राह्मणों को छोड़कर, अपंगों को छोड़कर, महिलाओं को छोड़कर, अशक्तों को छोड़कर, ठीक है। और दूसरा जो आक्रांता आता है उसका नाम मोहम्मद गजनवी है, जिसे आप बुत सिकन भी बोलते हो, जो मंदिरों को तोड़ने के लिए विख्यात था, धन लूटने के लिए विख्यात था, यानी कि वो विशुद्ध रूप से एक लुटेरा था। लेकिन अंततः राजनीतिक रूप से वह देखा जाए तो पंजाब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, यानी कि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव मोहम्मद गजनवी का भारत के ऊपर नहीं पड़ता है। हालांकि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत ही क्षति होती है भारत को, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो पंजाब को ही अपने क्षेत्र में शामिल करता है, बाकी वो जगह लूटने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जो आता है मोहम्मद बिन गौरी, मोहम्मद गौरी जिसे हम इतिहास में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन साम के नाम से जानते हैं, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। ये विशुद्ध रूप से अपना जो उद्देश्य है उसमें प्लस करके आया था मोहम्मद गजनवी से। ये भारत में लूट के साथ ही विजय करने आया था, फिर से अस्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी देने आया था, यानी कि राज्य स्थापना करने के उद्देश्य से आया था। अगर पूछा जाएगा आपसे मोहम्मद गौरी और गजनवी में क्या अंतर है, तो मोहम्मद जो गजनवी था विशुद्ध रूप से भारतीय क्षेत्रों को लूट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मोहम्मद गौरी जो था वो यहाँ पर राज्य करने के उद्देश्य से आया था, ठीक है ना। वो पूरी की पूरा अपना राज्य को विस्तार देना चाहता था, यानी कि महमूद गजनवी यहाँ के पैसे को लूट कर अपने राज्य को संगठित करना चाहता था। मोहम्मद गौरी अपने राज्य यानी कि मध्य एशिया को संगठित करने के साथ साथ भारत पर भी अपने राज्य का विस्तार चाहता था। और पूछा जाए कि साहस किसने ज़्यादा दिखाया, मोहम्मद गजनवी ने कि मोहम्मद गौरी ने, तो बिना शक के, बिना कुछ क्लेश के आप कह सकते हो कि मोहम्मद गौरी गजनवी से ज़्यादा साहस दिखाया। क्यों दिखाया था? इसलिए दिखाया था कि मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो राज्य जो थे छोटे छोटे शासकों में बटे हुए थे, यानी उनमें संगठन का अभाव है, तो एक करके सबको वो पराजित करता गया। यद्यपि विद्याधर एकमात्र एक ऐसा शासक था मोहम्मद गजनवी के समय में जो पराजित नहीं हुआ था, एकमात्र शासक विद्याधर। लेकिन बाकी राज्यों को, बाकी राजाओं को हराने में मोहम्मद गजनवी को परेशानी नहीं हुई, इसलिए हुई कि उनके राज्य जो थे छोटे छोटे थे। लेकिन मोहम्मद गौरी जिस समय भारत पर आक्रमण करता है, देखा जाए तो उस समय बहुत ही सशक्त राजा भारत पर राज्य करते थे, ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर भी वो अंततः सफल हो गया। तो इसीलिए साहस के मामले में मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनवी से क्या निकल जाता है, आगे निकल जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति को समझते हैं। तो मोहम्मद गौरी जिसे इतिहास में क्या जानते हैं, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से, मोहम्मद बिन साम के नाम से, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब मोहम्मद गजनवी वंश का शासक था तब तक तो वो राज्य संगठित रहा और उस राज्य का विस्तार रहा, लेकिन उसके बाद वो जो गजनी का जो शासन था वो उत्तरोत्तर कमज़ोर होता गया, और इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर गजनी से 200 किलोमीटर पूर्वोत्तर दिशा में गौर नामक राज्य पर गयासुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठा। ये गयासुद्दीन मोहम्मद कौन था? तो मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई था, और गौर का शासक बना। और फिर गजनी का शासक किसको बनाया? गजनी का शासक बनाया शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को, यानी कि मोहम्मद बिन गौरी को गजनी का शासक बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका राजनीतिक सफ़र शुरू होता है। फिर आगे चल के गौर पर भी कब्जा जमाता है मोहम्मद गौरी। इसीलिए गौर नामक जगह के कारण ही इसको क्या बोला जाता है? मोहम्मद गौरी बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो जब जिस समय भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी?
तो सिंध, मुल्तान और पंजाब पर मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे। सिंध, मुल्तान और पंजाब पर मुस्लिम शासक कर रहे थे। गुजरात और अनिलवाड़ा की स्थिति क्या थी, उस पर मूल राजदूती, एक काफ़ी ताकतवर राजा गुजरात और क्या बोलते हैं कि काठियावाड़, जिसे आप जूनागढ़ भी बोलते हो, ठीक है ना। भारत में रियासत था जूनागढ़ आज़ादी के समय, इसको मिलाया गया चुनाव के द्वारा, आपको पता हो। तो काठियावाड़ में कौन मूल राजदूती शासन करते थे, मूल राजदूती। दिल्ली व अजमेर की स्थिति क्या थी, भारत का सबसे ताकतवर राज्य, उत्तर भारत की स्थिति जो थी उस समय भारत में निसंदेह उस समय जो सबसे ताकतवर राजा था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी आप जानते हो, शासन कर रहा था। और उसके बाद कन्नौज का शासक कौन था, जयचंद था। कन्नौज का शासक जयचंद था, जो गढ़वाल वंश का था। और कन्नौज का क्षेत्र जो था विशुद्ध रूप से सबसे बड़ा क्षेत्र था, विशुद्ध रूप से सबसे बड़ा क्षेत्र था। बनारस यानी कि पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश भी इस कन्नौज में शामिल थे, जिसका शासक कौन था, जयचंद था। यहाँ पर देखा जाए तो क्यों सफल हो गया मोहम्मद गौरी, तो एकमात्र कारण है कि ये जो शासक थे देश प्रेम की भावना से, राष्ट्र प्रेम की भावना से संगठित नहीं थे। ये अपने वंश की श्रेष्ठता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे देश के दृष्टि पर, यानी कि देश पर तवज्जो देते थे। किसको, वंश श्रेष्ठता को तवज्जो देते थे, अपने वंश का। इनको ये नहीं एहसास होता था कि हमारे पराजय के बाद दूसरे का भी नंबर आएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, तो ये स्थिति थी, ठीक है। तो यहाँ से मोहम्मद गौर पर अपने भाई के जगह पर शासन स्थापित करने के बाद वो बढ़ता है कहाँ पर, भारत के पश्चिमोत्तर वाले हिस्से पर। और सबसे पहले 1175 में उसकी कहानी शुरू होती है, जहाँ पर मुल्तान और सिंध को, जहाँ पर मुस्लिम शासक थे, उनको आसानी से क्या करता है, हराता है और जीत जाता है। यानी कि मोहम्मद गौरी की पहली विजय होती है मुल्तान। यही मुल्तान है जहाँ मोहम्मद गजनवी ने काफ़ी मात्रा में क्या की थी, लूट की थी और सोने को लूटा था, जिसके कारण मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी पड़ा, सोने की नगरी पड़ा था। तो मुल्तान को अंततः जीत लेता है। और फिर उसके बाद 1178 में मुल्तान और सिंध के रास्ते ही अनिलवाड़ा घुसता है, यानी कि कहाँ पर, गुजरात में और काठियावाड़। अनिलवाड़ा युद्ध होता है। अनिलवाड़ा क्या है, गुजरात की राजधानी थी, मूल राजदूती की राजधानी थी, ठीक है। इसे माउंट आबू का युद्ध भी बोला जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के अरावली पर्वत पर माउंट आबू के पास ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मूल राजदूती के भाई जो थे भीमदूती ने बुरी तरह परास्त किया, किसको, मोहम्मद गौरी को। यानी कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को मुँह की खानी पड़ी, मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में मुँह की खानी पड़ी। और इस युद्ध में भीमदूती की जो माँ थी, नाइक जो थी, नाइक देवी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यानी कि ये मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। उसके बाद यहाँ से भी वो, मतलब कि भले वो हार जाता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। सबसे बड़ी खासियत यही थी कि जो जिद्दीपना था मोहम्मद गौरी में, उसके ताकत का मूल स्रोत था, वो हार नहीं मानता था। तो उसने हार नहीं मानी। फिर अगले ही साल वो क्या करता है, पेशावर पर अधिकार करता है। फिर 1186 में लाहौर विजय करता है, लाहौर पर जीत हासिल करता है। और लाहौर पर उस समय जो शासन करता था उसका नाम था खुसरो मलिक। ये खुसरो मलिक कौन था, तो मोहम्मद गजनवी के ही परिवार का आखिरी सदस्य, यानी कि आखिरी पीढ़ी बोल सकते हो। इसको ना हराया बल्कि इसकी हत्या भी कर दी। खुसरो मलिक मोहम्मद गजनवी के आखिरी पीढ़ी का आखिरी राजा था जो लाहौर पर शासन करता था। तो अंततः वो लाहौर की विजय करता है। लाहौर की विजय करने के बाद ठीक 2 साल बाद, यानी कि 1189 में तबर हिंद भटिंडा में एक दुर्ग रहता है जिस पर वो अधिकार कर लेता है। तबर हिंद भटिंडा में एक दुर्ग रहता है जिस पर वो अधिकार कर लेता है। और ये तबर हिंद भटिंडा किसके अंतर्गत था, पृथ्वीराज तृतीय के अंतर्गत। पृथ्वीराज तृतीय जिसे राय पिथौरा भी जानते हो, उसके नाम से। अब तो युद्ध की जो भूमिका थी वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी, क्योंकि इसकी जो सीमा थी और पृथ्वीराज चौहान की जो सीमा थी एक दूसरे से मिल गई थी, यानी कि पूरी तरह से भूमिका तैयार थी। तो पास में ही हरियाणा के तराइन में क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध अगर कहा जाए कि भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध युद्धों में ही नहीं, सबसे प्रमुख युद्ध है जिसने भारत की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया।
तराइन का 2 युद्ध जो थे, तराइन के प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध जब होता है तो इसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी को मुंह की खानी पड़ती है, यानी कि बुरी तरह हारता है, बुरी तरह हारता है। और इस हार में के बाद उसको पकड़ भी लिया जाता है। किसको? मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया जाता है। और पृथ्वीराज पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो किसी तरह गिड़गिड़ाता है, पैर पकड़ता है और मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो भारत के राजाओं की स्थिति थोड़ी सी उस समय जो समकक्ष विदेश के राजा थे स्थिति दूसरी थी। यहाँ पर यह भी दिखाया जाता था, क्या दिखाया जाता थी, कौन राजा ज़्यादा ताकतवर के साथ साथ कौन राजा सबसे ज़्यादा दयालु है, काइंड हार्टेड है। यानी कि राजपूतों में राजपूतों का एक विशेष गुण पैदा किया गया था, न्यायप्रियता वाला, दयालुपन वाला। यानी कि जो राजा हार जा रहा है उसको मारने से क्या फ़ायदा है, क्यों मारना, हो तो पहले से ही मरा हुआ है, अब उसकी ताकत बची कहाँ, क्या करेगा वो। तो यही बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान किसको छोड़ देते हैं, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी जाता है, मन में कुछ रहता है कह देता है, लेकिन दिल में प्रतिशोध की भावना लेकर जाता है और लगातार 1 साल तक प्रयास करता रहता है, अपनी सेना को संगठित करता रहता है। और ठीक 11 महीने बाद फिर उसी तराइन के मैदान में आ डटता है, यानी कि फिर से चुनौती देता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान के लिए काफ़ी शॉकिंग हो जाता है कि जिसको मैंने पकड़ा था, हराया था, वो फिर मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान सबसे मदद, सभी राजाओं को से समकक्ष राजाओं से मदद भी मांगते हैं। जो जयचंद्र था पूरी तरह से अलग रहता है, बाकी के राजा भी सभी साथ नहीं आते, लेकिन कुछ राजा इसके साथ, कुछ राजा जो थे पृथ्वीराज चौहान के साथ आते हैं। लेकिन अंततः तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हारने की बारी थी। कहा जाता है कि इसी बीच 1 साल के बीच जिस समय तैयारी कर रहा था मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया। वो सहयोगिता वाला प्रकरण इतिहासकार देते हैं कि सहयोगिता के साथ इस 1 साल में वो व्यस्त थे। हालांकि पूरी तरह से सहयोगिता की जो थ्योरी है गलत साबित हो गई है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया, उन्होंने प्रयास किया था, जरूर तैयारी भी किया होगा। और एक अंतर था, यहाँ पर तराइन के प्रथम युद्ध में काफ़ी ताकतवर इनका सेनापति था स्कंद था, लेकिन किन्हीं कारणवश ये स्कंद जो था तराइन के द्वितीय युद्ध में नहीं था। अंततः पराजय होती है किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। और ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है भारत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्ध होता है, क्योंकि यहाँ से दास्ता का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो सल्तनत काल से लेकर मुग़ल काल तक, मुग़ल काल के बाद ब्रिटिश काल तक चलता रहता है। यानी कि सीधे आप कह सकते हो कि लगभग 800 साल तक भारत जो रहता है पराधीन रहता है, यानी कि दूसरे पर आश्रय रहता है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो होता क्या है पृथ्वीराज चौहान के साथ, अलग अलग बातें मिलती हैं। यहाँ पर हसन निजामी आता है। हसन निजामी जिसने क्या लिखता है, ताजुल मासिर। हसन निजामी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी ताजुल मासिर में। हसन निजामी बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और मोहम्मद गौरी ने अपने नियंत्रण में क्या बनाया, अजमेर का शासक बना रहने दिया। इस बात की पुष्टि कैसे होती है? इस बात की पुष्टि होती है जो पृथ्वीराज चौहान के सिक्के मिलते हैं, मतलब 1192 के बाद 1193 ईस्वी के, तो उस पर एक तरफ पृथ्वीराज चौहान लिखा रहता है और दूसरी तरफ क्या लिखा रहता है, मोहम्मद बिन शाम लिखा रहता है। यानी कि ये बात सिद्ध करती है कि पृथ्वीराज जो चौहान थे हारने के बाद अजमेर का जो शासन किया वो मोहम्मद गौरी के नियंत्रण में किया। लेकिन मिनहाज उस सिराज आता है जिसने पूरा इतिहास लिखा है। मिनहाज उस सिराज सल्तनत काल का इतिहास लिखा है, उसको कहता है कि ना, मतलब कि फिर इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को हराने के बाद उनकी हत्या उसी युद्ध में कर दी गई थी। और उनके जो बाद के शासक थे, यानी कि उनका पुत्र जो था, उनका भाई था, वो शासन किए, ना कि पृथ्वीराज चौहान शासन किए। जो भी बातें हो, लेकिन एक चीज़ तय था कि पृथ्वीराज चौहान हार चुके थे। एक तीसरी बात निकल कर आती है चंद्रबरदाई वाली। चंद्रबरदाई जिसने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो,
वो कहता है कि युद्ध में हराने के बाद चंद्रबरदाई को और पृथ्वीराज चौहान को कहाँ ले जाया गया? ले जाया गया वहाँ गौर ले जाया गया, यानी कि मोहम्मद गोरी ने अपने साथ गौर ले गया। और वहाँ पर वो सुन रखा था क्या कि पृथ्वीराज चौहान है जो शब्दभेदी बाण चलाते हैं। शब्दभेदी का मतलब है कि सिर्फ शब्द सुनकर कहीं भी बाण मार दो, मतलब कि शब्द के अनुसार वहाँ पर बाण मार दो सटीक निशाने के साथ। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि मैं पृथ्वीराज चौहान की इस योग्यता को देखना चाहता हूँ। पूरा मंच तैयार कराया गया, पृथ्वीराज चौहान को ले जाया गया। पहले ही उनको अंधा किया जा चुका था। ये बातें सारी चंद्रबरदाई ने लिखी है, किसमें? पृथ्वीराज रासो में। तो एक घंटा बांधा गया, घंटा में बांधा गया और उस पर यह तय किया गया कि जब भी घंटा बजेगा वहीं पर क्या करना है? पृथ्वीराज चौहान को बाण मार देना है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, यहाँ पर चंद्रबरदाई के द्वारा एकदम एग्जैक्ट माप बताया गया। क्या बताया गया? कि 4 बाश 24 गज अंगुल अष्टप्रमाणता ऊपर सुल्तान है, अब मत चूको चौहान। तो यहीं से इतना कहने के बाद पृथ्वीराज चौहान उस बाण को संधान करते हैं और जाकर वो मोहम्मद गोरी के गले में लगता है और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये चंद्रबरदाई वाली बातें हैं जो भी है, लेकिन ये तय है कि पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा था और भारत को दास्तां शुरू हो गई थी, क्योंकि भारत का जो उस समय सबसे ताकतवर राजा था वो हार चुका था। और यहाँ पर जयचंद्र बाबू जो आराम कर रहे थे, समझे थे कि हमारे ऊपर नहीं आने वाली थी, ठीक 2 साल बाद उनके ऊपर भी आ जाती है। चंद्रावर का युद्ध होता है, इटावा कन्नौज चंद्रावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, और उसमें जयचंद्र को बुरी तरह हराया जाता है और इनकी हत्या कर दी जाती है। और पूरा का पूरा उत्तर भारत जो होता है किसके अधीन हो जाता है? मोहम्मद गोरी के अधीन हो जाता है। उसके बाद धार के कुमारपाल को 1195 में हराता है मोहम्मद गोरी, 1196 में ग्वालियर के सुलक्षण पाल को हराता है। यानी कि पूरा का पूरा जो है उत्तर भारत मोहम्मद गोरी के कब्जे में। ठीक है, इसके बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसके साथ ही था आता है 1202 में। किसको हराता है? चंदेल शासकों को हराता है, यानी कि परमारी देव को हराता है। कालिंजर महोबा की विजय करता है। यही परमारी देव थे जिनके शासक अलाउद्दौल थे, जो 1178 में युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इनको हराकर काफ़ी वीर गति से अलाउद्दौल लड़े थे, अंततः मारे गए थे। तो वही परमारी देव हैं। अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक को हरा दिया और कालिंजर महोबा पर कब्जा कर लिया। यानी कि बुंदेलखंड का भी एरिया किसके कब्जे में? मोहम्मद गोरी के कब्जे में। और इधर कुतुबुद्दीन ऐबक कमाल कर रहा था, मोहम्मद गोरी का गुलाम। उधर मोहम्मद गोरी का दूसरा जो गुलाम था बख्तियार खिलजी, 1202 में बिहार को जीत लिया। जीत लिया, वर्तमान पश्चिम बंगाल को जीत लिया। और एक बात और बख्तियार खिलजी के बारे में, ठीक है, मंदिरों को तोड़ने में जैसे नाम आता है किसका? मोहम्मद गजनवी का। तो भारत को सांस्कृतिक रूप से सबसे ज़्यादा जिसने क्षति पहुंचाई वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी भारत को सांस्कृतिक रूप से सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति था, क्योंकि इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को माचिस की तीली लगा दी, यानी कि पूरी तरह से जला दिया। और इतना जो भारत का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी जलकर खाक हो गई। यानी कि ये दुष्टात्मा था सबसे ज़्यादा, आप बख्तियार खिलजी को बोल सकते हो। और ये बख्तियार खिलजी बिहार के जीतने के बाद पश्चिम बंगाल के आगे फिर आगे बढ़ता है। और ये इतना दुस्साहसी था, यानी कि बंगाल के जो तत्कालीन शासक थे लक्ष्मण सेन, उनके महल में मात्र 18 घुड़सवारों को लेकर चला गया व्यापारी के वेश में। लगा लक्ष्मण सेन को कि ये बहुत बड़े दल के साथ आया है तो भाग चले, यानी कि बंगाल पर कब्जा कर लिया। फिर आगे जाता है, आगे असम के क्षेत्रों को फिर जीतता है। फिर वहाँ से इसका दुस्साहस इतना बढ़ता है कि तिब्बत में भी जाता है 1204 ईस्वी में, और वहीं पर इसकी एक सेनानायक ने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। यानी कि बख्तियार खिलजी का काम समाप्त हो जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक का काम आसान हो जाता है आगे के लिए। वो आगे के कुतुबुद्दीन ऐबक वाले चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है, तो ये होता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि ये जो मोहम्मद गोरी है आता था, युद्ध करता था, फिर वापस लौट जाता था। क्यों? क्योंकि मध्य एशिया की जो स्थिति थी एक बार बार परेशानी खड़ा करती थी। क्यों? क्योंकि
वहाँ का जो ख्वारिज्म शासक था बार बार इससे ताकतवर निकल जाता था, और 1203-5 ईस्वी की बात है, ख्वारिज्म शासक ने इसको बुरी तरह हरा दिया। किसको? मोहम्मद गोरी को। तो ये एक जगह अस्थायी तो नहीं दे पाया, ठीक है ना। और अंततः क्या होता है, 1206 ईस्वी में पंजाब के खोखरों को हराता है, और ये पंजाब के खोखर जो थे बहुत ही जटिलताएं पैदा करते थे, लड़ाकू जनजाति थे, तो उनको हराता है। फिर जब गजनी जब लौट रहा था तो रास्ते में नमाज पढ़ने के समय कुछ डाकुओं ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। किसकी? 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, ठीक है ना। तो इसका कोई लड़का नहीं था कि इसका वारिस बन पाए, तो इसके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, मृत्यु हो जाती है उसकी पहले ही, नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यालदौज, ये सब क्या बनते हैं, उसके वारिस बनते हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मोहम्मद गोरी को पता था कि उसका कोई बेटा नहीं था, तो उसने एक बात कही है जिसका उल्लेख मिनहाजुल सिराज ने अपने किताब में मिनहाजुल सिराज ने अपने किताब में तबकाते नासरी में की है। उसने कहा है कि पृथ्वी मतलब मोहम्मद गोरी ने कि एक शासक का एक बेटा हो सकता है या 2 बेटा हो सकता है, मेरे अनेक हजार बेटे हैं जो मेरे मरने के बाद खुतबे में मेरा नाम क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। यानी कि वो जानता था कि मेरे बेटे तो है नहीं, जो गुलाम है वही उसके नाम को खुतबे में, खुतबा क्या होता है, प्रशंसनीय पत्र होता है, जो पहले के शासकों ने क्या किया उसमें उल्लेख होता है। तो जानता था कि मोहम्मद गोरी कि मेरे काम को आगे गुलाम ही आगे बढ़ाएंगे, और ये बात सिद्ध भी होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, सिपह सलार की पदवी से ही क्या करता है, संतुष्ट रहता है, यानी कि पूरा सम्मान देता है मोहम्मद गोरी को। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा मोहम्मद गोरी वाला चैप्टर। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे वो मोहम्मद गोरी का सही वारिस बनता है। हालांकि 1000 से ज़्यादा क्या थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, उनमें कैसे सर्वोत्तम सिद्ध हुआ, इस सारी बातों को देखेंगे। तो यहाँ से अगर जिसने भी पूरा वीडियो देख लिया है, खूब इसको सब्सक्राइब कराइए, लाइक और कमेंट कराइए, ताकि मैं ऐसे ही आपके समक्ष उपस्थित होकर पढ़ाता रहूँ। धन्यवाद।